तैयारी दिन प्रतिदिन अच्छे तरीके से करते जा रहे होंगे। जैसा कि विद्यार्थी जी आप सभी को पता है कि क्लास 12th की फिजिक्स सीख रहे हैं और आप सभी ने सबसे पावरफुल क्रैश कोर्स में एडमिशन भी ले रखा है। बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, तरंग प्रकाशिकी आज स्टार्ट कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स क्रैश कोर्स की। बच्चों ये 32 नंबर क्लास है। कितनी क्लास है? 32 नंबर। लेकिन प्लस में आप लगभग 5 क्लासेस और अदर जोड़ सकते हो, 5 से 6 क्लासेस जो बच्चे मैंने यूट्यूब पर ली हैं आप लोगों के लिए ही, हेल्प के लिए, ठीक है। वो क्लासेस हाँ इस सिलेबस से हटके हैं, कॉमन टॉपिक जैसी हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव, मैराथन, वो सभी से रिलेटेड है, जिनको आप लोगों को जरूर क्लासेस करना चाहिए। ये ना हो कि सर हमने वो क्लास नहीं की। तो बच्चों आज तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपको सिलेबस के बारे में अगर बताया जाए तो ये इससे खराब बात और कुछ नहीं है, ठीक है, कि सिलेबस भी आपको ना पता हो कि तरंग प्रकाशिकी में क्या कब पढ़ना है। बच्चों अब परीक्षा के मात्र 35 से 40 दिन बच रहे हैं और बच्चों अगर इन दिनों में अच्छी मेहनत कर ली जाए, सही रणनीति के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ, तो बच्चों अच्छे अंक पाना बहुत आसान हो जाता है जब आपकी अच्छी तैयारी कर ली जाए। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप इन बचे 30-35 दिनों में जबरदस्त तैयारी करें और इसी संबंध में आपका बड़ा भाई मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा। बच्चों 25 दिसंबर को, फिर से बताना चाहूंगा, 25 दिसंबर को 12 घंटे वाली क्लास, ये जब तक क्लास नहीं हो जाती तब तक मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करता रहूंगा। बच्चों 12 घंटे वाली क्लास, बस एक छोटी सी मदद कि आप अपने हर उस दोस्त को न्योता दीजिएगा। निमंत्रण में तो सभी लोग बुलाते हैं, लेकिन यहाँ का आमंत्रण जरूर दीजिएगा ताकि अधिकतम बच्चे 12 घंटे वाली क्लास कर सकें। बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और मैं 700 से अधिक ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा, जिनमें मैं आपके वे सभी प्रश्न, मासिक परीक्षाओं के भी, मॉडल पेपर के भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी, उनसे चुन करके, क्योंकि मेरा काम शुरू है ऑलरेडी, मैं उन प्रश्नों को चुनने में, उनको खोजने में अभी से लगा हूं। तो बच्चों आपको 700 प्लस ऑब्जेक्टिव बच्चों में कराऊंगा, 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लगभग बच्चों फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 60 के करीब, 60 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 15 से 20 प्रश्न बच्चों हम आपको करवा देंगे लॉन्ग क्वेश्चन और 30 से 40 प्रश्न आपको कराएंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन। तो कोशिश हमारी होगी कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन टोटल मिला करके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, एक कंप्लीट पैकेज, जिसको करने के बाद इस 12 घंटे वाली क्लास के बाद बच्चों आप कहेंगे कि हमने अपने 12 दिन की मेहनत को, 12 दिन के रिवीजन को एक दिन में, क्योंकि जब एक बार लगातार पढ़ा जाता है ना तो काफी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाता है। बच्चों सभी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस यहां पे इंक्लूड करने की मैं कोशिश करूंगा और कोशिश पूरी जारी है अभी से। बच्चों 700 से अधिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव के होंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट। इस क्लास के करने के बाद आपको यह लगेगा कि हमने जो पढ़ाई की वास्तव में बहुत लाभदायक थी। बच्चों इस क्लास को अभी से आप लोग अपने प्रचार में, अपने दोस्तों के बीच और अपनी खुद की तैयारी के लिए लग जाना कि मुझे 12 घंटे 25 दिसंबर को पढ़ना है, क्योंकि 25 दिसंबर को बड़ा दिन नहीं बल्कि बड़ी क्लास होगी, ठीक है। तो नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे मित्रों का, मेरे दोस्तों का, मेरे छोटे भाई बहनों का और प्यारे छापू सुल्तानों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स में किन चीजों का डिस्कशन करते हैं, है ना, किन चीजों का डिस्कशन करते हैं आप सभी को पता होगा, इतनी बातें तो पता है। तरंग प्रकाशिकी मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं आपको हाइगेंस के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या करके पूरी बताऊंगा। तो तरंग प्रकाशिकी बच्चों, वेव ऑप्टिक्स, कितने बच्चे इसके बारे में अच्छे से जानते हैं? वेव ऑप्टिक्स, जी गुरुदेव, वेव ऑप्टिक्स मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। अच्छा घुंगरू बाबू, तरंग प्रकाशिकी है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझते हैं। बच्चा पार्टी किसके सिद्धांत को समझते हैं? हाइगेंस के तरंग या हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जिसके द्वारा परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या की जाती है। इन दोनों चीजों को पढ़ना है बच्चों। इसमें हमें व्यतिकरण को भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्यतिकरण को भी पढ़ना है। और व्यतिकरण के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है YDSE, ये क्या है सर? यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको मैंने महामैराथन वाली क्लास में, जिसमें सेकंड बुक को कंप्लीट करने का फैसला किया गया था, उसके सेकंड पार्ट में मैंने ये डेरिवेशन किया हुआ है और इसके पहले भी कई बार डेरिवेशन किया है, जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बात लिखी है कि सर आपको पता होगा। जी हमें तो बिल्कुल अच्छे से पता है, और उन बच्चे की चाचा जी से अभी हाल फिलहाल में मेरी बात भी हुई है। सर आपको पता होगा कि रुमान अशरफ भी एक क्रैश कोर्स के बच्चे थे, और हम तो फिर हम क्यों हिम्मत हारे, टारगेट बोर्ड पर भरोसा है। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि बच्चों क्या कहते हैं हम, मेहनत में अगर कोई कमी ना हो तो फिर सफलता को पाना आसान हो जाता है ना, पाना आसान हो जाता है। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं।
अर्थात अगर हौसला मजबूत होना बच्चों तो कुछ भी पाना आसान नहीं होता, कुछ भी पाना आसान है, असंभव नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, ठीक है। चलो विवर्तन, लेकिन एक बात याद रखना, मोटिवेशन के साथ साथ सही काम भी जरूरी है ना। ये नहीं कि सर हाँ क्रैश कोर्स, वास्तव में कोई भी रुमान अशरफ रहे हो या इस साल की 10th की टॉपर आपकी क्या साजिया परवीन 3rd रैंक, और मतलब बहुत सारे और भी बच्चे स्टेट टॉपर रहे हैं, तो जो शिवांकर स्टेट टॉपर रहा है 10th में ना, और 12th पे भी बच्चे रहे, तो जो भी टॉपर बनता है तो क्रैश कोर्स तो जुड़ना उसका एक माध्यम हो गया। क्रैश कोर्स से उसे क्या मिला, बूस्टअप मिला, लेकिन उसके कई महीनों की मेहनत की गई होती है ना, तो इस चीज को याद रखना भाई। इसमें बच्चों क्या है, एकल झिर्री प्रयोग है, इसमें एकल झिर्री प्रयोग है, और प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण बच्चों पोलराइजेशन, ये सारे पार्ट इसमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारे तरंग प्रकाशिकी के ही प्रयोग हैं। इसमें से सबसे ज्यादा टॉपिक विवर्तन में अगर क्या कहेंगे सर, तो ये है एकल झिर्री प्रयोग, इसको जरूर पढ़ना, एकल झिर्री प्रयोग, इसे जरूर पढ़ना, एकल झिर्री प्रयोग। इसमें सर क्या पढ़ना है, इसमें ब्रूस्टर का नियम पढ़ लेना, इतना ही काफी है, ब्रूस्टर का नियम पढ़ लेना, और पोलराइड क्या है, ठीक है, पोलराइड क्या होता है इसको पढ़ लेना, पोलराइड क्या होता है, पोलराइड क्या होता है बच्चों इसको पढ़ लेना। पोलराइड क्योंकि प्रकाश को ध्रुवित करने का एक माध्यम है, पोलराइड किसे कहते हैं या पोलराइड काम क्या करता है, इसको एक बार पढ़ लेना ब्रूस्टर के ध्रुवण में, पोलराइजेशन में। तो व्यतिकरण में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, जिसमें आप संपोषी और विनाशी व्यतिकरण भी पढ़ोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। संपोषी और विनाशी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जरूर पढ़ना, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनता है। जबकि वाईडीएसई लॉन्ग क्वेश्चन है, यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विझिर्री प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना, वो बच्चों 5 अंक का क्वेश्चन है, इसलिए उसे भी पढ़ना, ठीक है। चलो तो बच्चों यही तरीके हैं कि अगर आप क्रैश कोर्स कर रहे हो और एक शिक्षक के द्वारा आपको, मतलब इस चैप्टर की जैसे मैं बात कर रहा हूं, इस चैप्टर से 10 नंबर का पूछा जा सकता है, 8 से 10 नंबर का जैसे पूछा जा सकता है, टोटल बच्चों 140 नंबर का पेपर होगा, है ना। 140 में आपको बनाना कितना होगा, 70। तो उस हिसाब से लिहाज से सोचिए, ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि सर 70 ही बनाने बड़ा डर लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप डर बिठाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए ये भी सोचो कि आपके पास 140 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, बनाना 70 होगा। तो अगर एक शिक्षक महोदय कोई भी है, कोई ये गेस करता है, कोई वाईडीएसई यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट को गेस करेगा, कोई एकल झिर्री प्रयोग भी गेस करेगा। अब बात यह है कि सर क्या चारों क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है? अगर देखो समय तो है अभी कि आप चारों क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, यही नहीं मतलब जितने भी डेरिवेशन बताए जा रहे हैं सब तैयार कर सकते हो। तो अगर आप ईमानदारी से ये मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल सार्थक होगा। नहीं आप 4 तैयार करते हो, 2 तो तैयार करिए। जैसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या मैं आपको बता दूंगा, आपकी मैंने वाईडीएसई भी बता दिया है मॉडल पेपर वाले मैराथन वाली क्लास में। एकल झिर्री प्रयोग में बता दूंगा। ब्रोस्टर का नियम पोलराइड शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे लॉन्ग नहीं बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कि निम्न में से ब्रूस्टर का नियम कौन सा हो सकता है ना, म्यू इक्वल टू 10 IP, जहां ब्रूस्टर कोड बनता है, तो उससे संबंधित भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। तो वो चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस में कई बार कराई जा चुकी हैं। इसी तरह का बच्चों अगर आपका स्ट्रेटजी प्लान है कि हर चैप्टर में आप चीजें लिखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि ये टॉपिक मैंने पढ़ रखा है और ये मुझे आता है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये तरंग प्रकाशिकी में क्या बताया जाता है, मैं बहुत बेसिक में नहीं चलूंगा, थोड़ी थोड़ी बातें बताते हुए चलूंगा। विद्यार्थी जी सबसे पहले तो इसमें न्यूटन का कणिका सिद्धांत आता है, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। जी गुरुजी हमें याद है न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है, अच्छा बच्चा याद है तो याद करें फिर क्या है बताइए हमें। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। मैं लिखूंगा नहीं ये बातें क्योंकि पूछा नहीं जाता है। हाँ ये पूछा जाता है कि न्यूटन का सिद्धांत किन कारणों से, निम्न में से वह कौन कारण था जो फेल हुआ, तो ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, तो इसलिए सिद्धांत जानना जरूरी है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत यह था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। अच्छा ये छोटे छोटे कण कोई भी हो सकते हैं भैया, छोटे छोटे कण कोई भी हो सकते हैं, ये भी छोटा छोटा कण, ये भी छोटा 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 कण, ये भी छोटा छोटा छोटा, ये सारे छोटे छोटे कण है बच्चों। अब आप कहेंगे कि सर ये आप गोल क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि इन्होंने न्यूटन सर ने कहा था कि कणों का कोई निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होता, इनका कोई भी साइज निश्चित नहीं है, कुछ भी आकार के हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं। तो ये कॉर्पस्कल्स थ्योरी में इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने एक बताया कि ये प्रकाश की चाल से ही चलते हैं, इनकी चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल से ही ये चलते हैं, ये सीधी रेखा में चलते हैं, ये भी बताया इन्होंने ये भी बताया कि ये सीधी रेखा में चलते हैं, इनका कोई निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होता, इनका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता, इनका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, नो मास, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है। और इनमें
सघन माध्यम में इनका वेग अधिक होता है, विरल माध्यम में कम होता है। देखो उल्टा बताया इन्होंने कहा कि सघन माध्यम में क्या होता है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना, और ये छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में कहीं पर आ रहे हैं, आपतित हो रहे हैं। तो अगर सघन माध्यम है, अगर सघन माध्यम के कण जो मौजूद होंगे, तो सघन माध्यम के कण क्या होते हैं कि प्रकाश के कणों को, क्योंकि प्रकाश को क्या इन्होंने माना कि छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, किसने? न्यूटन ने। तो इन कणों को ये कण खींचते हैं। ये कण क्या करते हैं बच्चों? खींचते हैं। इन्होंने कहा माध्यम के उपस्थित कण, सघन माध्यम के कण इन कणों को खींचते हैं, जिससे कि इनकी स्पीड बढ़ जाती है। जिससे कि इनकी स्पीड क्या हो जाती है? इसकी प्रकाश के कणों की जो गति है वो बच्चों बढ़ जाती है। प्रकाश के कणों की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो सघन माध्यम में इन्होंने कहा कि प्रकाश की कणिकाओं अर्थात जो लाइट की पार्टिकल है छोटे छोटे, उनकी क्या होती? गति बढ़ जाती है। ये तो गलत है। सघन माध्यम में तो प्रकाश का वेग अधिक नहीं होता। बोलो, क्या सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है? सघन में प्रकाश कणिकाओं का वेग अधिक होता है। ये किसने कहा था? न्यूटन सर ने कहा था। सघन में कणिकाओं का वेग क्या बताया था इन्होंने? अधिक बताया था, जो कि क्या है बच्चों? सरासर गलत है। वेग अधिक होता है, जो कि आपको भी पता है कि यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बाद में प्रयोगों द्वारा किसने बता दिया? वैज्ञानिक फोकाल्ट ने बता दिया। प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक फोकाल्ट, कौन बच्चों? फोकाल्ट ने बताया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ही सबसे अधिक होती है। बताया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक विरल माध्यम में होती। प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सबसे अधिक होती। प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। तो बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक होती है। क्लियर रहेगा? ये वे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लोगों को याद रखना चाहिए न्यूटन से संबंधित। न्यूटन सर ने जो कणिका सिद्धांत दिया था, हालांकि फेल जरूर रहा न्यूटन सर का कणिका सिद्धांत, लेकिन इतना भी फेल नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो कण माना इतना तो गलत नहीं था। इन्होंने परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या भी की थी कि पार्टिकल आए एक के बाद एक और फिर चले गए। ये लेकिन गलत हो गया कि सघन माध्यम में इन्होंने प्रकाश की चाल बता दी। लेकिन ये तो सही हुआ ना? क्या ये बात तो गलत नहीं हुई? कणिका को अगर, ये तो कॉर्स पास्कल से हो रही है, लेकिन अगर कणों के रूप में चलता है कण, तो ये तो बाद में कब? बाद में क्वांटम सिद्धांत से, बाद में क्वांटम सिद्धांत से ये चीज प्रूफ की गई कि हाँ, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में भी व्यवहार करता है। तब तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हो पाई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते। बोलो हाँ, फोटॉन कहते हैं E बराबर H न्यू। बोलो बोलो जी गुरुदेव, समझ में आया? E बराबर H न्यू। सर निर्वात में क्या होता है? ए भैया, ए प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, यहां बता रहे हैं विरल माध्यम निर्वात है, विरल माध्यम हवा है, विरल माध्यम जहां पर घनत्व बहुत 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 कम होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। प्रभु समझो, निर्वात में क्या होता है? निर्वात में भी प्रकाश की चाल वही है कि सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3 × 10 की घात मीटर, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रभु पधारो, ठीक है, समझ में आया? चलो, तो प्रयोगों द्वारा फोकाल्ट ने बताया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सबसे अधिक होती है। क्लियर हो गया? सर 12th में कितना मार्क होना चाहिए नीट के लिए? मैं नहीं समझ में जा रहा हूं। 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए नीट क्रैक करने? नीट के लिए 60% अगर आपके पास है तो ठीक है। फिलहाल इसका क्राइटेरिया जैसे जेई के लिए भी फिक्स नहीं है। जेई एडवांस में दिक्कत होता है। जेई एडवांस में आपका हर सब्जेक्ट में, हालांकि पीसीएम जेई के लिए जो इंजीनियरिंग बच्चे करते हैं उनका 75% प्लस होना ही चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में, मतलब पीसीएम में 75% प्लस होना ही चाहिए, तब बच्चों आप जेई एडवांस दे पाते हो। मेंस दे सकते हो, ठीक है। और नीट के लिए आपके पास 55% भी है तब भी आप दे सकते हो, ठीक है। नीट के लिए मिनिमम परसेंटेज अगर 55 भी है तो आप दे सकते हो। क्राइटेरिया है, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन को भी मिलता है तो आप उसको देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, लेकिन मैंने एडवांस के लिए बता दिया। एडवांस में बच्चों आपको 75% अगर होगा इंटर के हर सब्जेक्ट, मान लीजिए मैथ का है तो मैथ में 75 मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप एडवांस में बैठ पाएंगे जेई एडवांस में। नहीं तो आप पास भी हो जाएं, आप जेई मेंस में रैंक 1 में आ जाएं। मेंस जो एग्जाम है उसमें आप किस में आ जाए? रैंक 1 में आ गए मेंस एग्जाम में। तो आप आईआईटी कॉलेज के लिए जो एडवांस एग्जाम होता है, जो कि टॉप के 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख स्टूडेंट इसमें बैठते हैं एडवांस में, तो
इन स्टूडेंट में आप नहीं शामिल किए जाओगे, क्योंकि आपका 12th का जब रिजल्ट आया तो 75% मार्क्स नहीं थे आपके, 75% मार्क नहीं थे। तो आप मेंस का एग्जाम 11th में रहते हुए भी दे सकते हो, 12th एग्जाम दे रहे हो और रिजल्ट नहीं आया तब भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपके इसमें एग्जाम देने के बाद भी फिर दिए एग्जाम, तो आप रैंक 1 भी मेंस में ले आए तो एडवांस देने नहीं पाओगे। हाँ, रैंक 1 आ गया, बहुत अच्छी बात होगी। रैंक 1 आ गया, कुछ भी आ गया, आप NIT कॉलेज में जा सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है। IIT का छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी छोटा भाई अच्छा नहीं होता, बहुत बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। NIT से भी अच्छे अच्छे बच्चे NIT के पैकेज में कहीं कहीं वर्क कर रहे हैं, अच्छे लाखों के पैकेज, करोड़ों के पैकेज पे काम कर रहे हैं। चलो, अब इतना समझ गए हमारा बात यहाँ कहाँ तक घूम गया। क्रैश कोर्स चल रहा है, हमें ध्यान देना चाहिए। सर आप ध्यान दीजिए, आप कहाँ पर घूम जाते हैं। आइए बच्चों, हाइगेंस की थ्योरी पर चलते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ज्यादा बातें इन पे भी नहीं करेंगे, सीधे हाइगेंस के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या में जाएंगे। फिलहाल इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। विद्यार्थी जी, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं सीट बेल्ट बिल्कुल लगा लें, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। इनसे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, वो कैसे और क्यों, आइए समझाते हैं। बच्चों, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में मतलब जो प्रकाश को छोटे छोटे कणों के रूप में न्यूटन सर ने बताया, तो हाइगेंस सर आए, उन्होंने कहा प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में नहीं चलता, बल्कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। भाई इन्होंने क्या कहा? प्रकाश किसके रूप में चलता है भैया? तरंगों के रूप में चलता है। इन्होंने कहा प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जुम 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 जाए, जुम 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 जाए, ये तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें भी अच्छा लगा था जब इन्होंने ये बात कही थी। लेकिन इन्होंने कहा कि प्रकाश जो तरंगों के रूप में चलता है, और तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब के समय में, हाइगेंस चाचा के समय में, केवल माध्यम में चलने वाली तरंगों का ही ज्ञान था। माध्यम में चलने वाली तरंगों का ही ज्ञान था, मतलब माध्यम में चलने वाली तरंगों का ही ज्ञान हुआ करता था। लोगों को यह नहीं पता है कि निर्वात में भी तरंगे चल सकती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं, जिन्हें चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। अर्थात जिन्हें कुछ करना है उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है ना, जिनका आत्मविश्वास प्रबल होता है। तो विद्यार्थी जी, माध्यम की आवश्यकता होती है, किसने बताया? हाइगेंस सर ने कहा। और इन्होंने माध्यम के लिए मान लिया कि संसार में ईथर फैला हुआ है, निर्वात में, आकाश में, अंतरिक्ष में ईथर फैला हुआ है। ईथर का घनत्व बहुत कम है। ईथर एक ऐसा पदार्थ है जिसका घनत्व बहुत कम, घनत्व बहुत कम, ये द्रव्यमान रहित है, एकदम एकदम उस तरह का पदार्थ है, कहीं भी प्रवेश कर सकता है। ये इतना हल्का है कि कहीं भी प्रवेश कर सकता है, किसी भी माध्यम में जा सकता है। अरे भैया, इनका मतलब कहना था कि अंतरिक्ष में से जो प्रकाश होकर के हमारी पृथ्वी पर आता है, तो अंतरिक्ष में ईथर नामक पदार्थ फैला है, और ईथर की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की। कहा भैया ईथर प्रस्तुत फैला हुआ है और वहीं से प्रकाश चल के आता है। लेकिन ये बात तो गलत थी। इन्होंने इन प्रकाश तरंगों को, सबसे बड़ी गलती तो यह कि इन्होंने इन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहा। भैया पता, ये साफ झूठ निकल गया ये बात। इन्होंने कहा कि ये प्रकाश तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। भाई तुम मुस्कुरा रहे हो, तुमको याद रहना चाहिए कि ये प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इनकी कौन कौन सी बात गलत साबित हुई? पहले तो कि अनुदैर्घ्य तरंग है प्रकाश तरंगे, गलत। इन्होंने कहा प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत। इन्होंने कहा कि पूरे संसार में ईथर जैसा एक तत्व विद्यमान है, जो कि बिल्कुल बात गलत है। क्योंकि सही क्या है? सही तो यह है कि प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ये बात क्लियर हुई। प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं, और इन्हें चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जानते हैं। बताइए, समझ में आया? इतनी बात क्लियर। अब बच्चों, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में एक बात आती है, जब इन्होंने कहा आप लोग नहीं माने ईथर भैया, हाँ ईथर हमने बताया, आपने नहीं माना, हम ईथर के बाद द्वितीय ईथर तो है। इन्होंने कहा कि हम एक चीज और बता रहे हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं, जब लोगों ने कहा तरंग वरंग नहीं, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में नहीं चलता, इन्होंने कहा प्रकाश तरंग के रूप में नहीं चलता, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है। ओ हो। हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत आया, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, उसमें इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंगाग्र। लेकिन कुछ हद तक ये बात सही होगी, कुछ हद तक ये बात सही होगी भाई, एकदम तड़कता भड़कता चीज है। कुछ हद तक ये बात सही हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा उन्हें हम तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं?
वेव फ्रंट बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा द्वितीय एक तरंग का सिद्धांत में, उन्होंने कहा कि जब किसी तरंग स्रोत से या कह लो प्रकाश स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होती हैं, प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होती हैं, तो माध्यम के कण मतलब चारों ओर हमारे जो माध्यम दिख रहे हैं, ये माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं, ये माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं, अगर एक ऊपर तो इधर वाला भाई भी, तुम ऊपर तो हम भी ऊपर, वो भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, इस तरह के वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं, उनको मिलाने वाली रेखा तरंगाग्र कहलाती है। उनको मिलाने वाली रेखा तरंगाग्र कहलाती है। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर जब सिद्धांत गलत था तो इनको पढ़ते क्यों? यही तो साइंस की एक आदत गलत है, ये गलत सिद्धांतों को भी बताते हैं कि इन्होंने गलती की थी, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट बनने से पहले सोच लेना, अगर कोई रिसर्च करने जाओगे और आपसे गलती हो गई तो आपको गलत चीजों में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा कि इन्होंने गलत बताया था, ठीक है। हाँ, याद रखना, गलतियां भी होनी जरूरी है। बहुत बढ़िया बात लिखी, नाम लेना चाहूंगा मैं आपका। कोमल सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि गलतियां होना जरूरी है, क्योंकि इससे कई चीजें सामने आती हैं और हर इंसान से गलती होती है। हाइगन सर से भी मिस्टेक हुई, लेकिन जो द्वितीय तरंगी का सिद्धांत दिया, इसी की वजह से बच्चों व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या हो पाई। बात मान लो मेरी, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या हो पाई। तो क्या अगर इंसान से गलती हुई तो तरंगाग्र के माध्यम में बताया तो सही था ना, है ना। तो इस वजह से बच्चों गलतियां, और फिर एक चीज जान लीजिए, जब कोई चीज हो रही होती है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसमें से एक या दो कॉन्सेप्ट कुछ अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, लोग उस मिस्टेक को पकड़ लेंगे। आप उस मिस्टेक को, सर यहाँ गलत, सर यहाँ देखिए अंक बिंदी नहीं रखे हैं, तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन वो क्या 8 क्वेश्चन पे आपने ध्यान दिया? इन गुरुजी ने 8 क्वेश्चन कितने अच्छे से बनाए, कितने अच्छे से बताए। इसलिए दुनिया कमियां देखती है, अच्छाइयां नहीं। बहुत कम लोग हैं जो अच्छाइयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीवन में हमेशा दूसरों की अच्छाइयां अपने अंदर लाने की कोशिश करो। अगर उस इंसान के अंदर की कोई बुराई है तो उस पर ध्यान ना दो, बल्कि उसे कभी समझाने का मौका मिले तो आप 2-4 बातें समझा दो। लेकिन पहले खुद स्वयं समझदार बनो, पहले उन बातों को आप स्वयं फॉलो करते हो, तब किसी के दूसरे को कहने के हकदार हो आप, है ना। ये चीज हमेशा याद रखो। तो बच्चों ये होता है। सर आप चाय पीते हैं क्या? बिल्कुल पीते हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो जब, वैसे इसकी शॉर्टकट भी परिभाषा है कि माध्यम में उपस्थित वे कण जो कंपन की समान कला में उपस्थित होते हैं उन्हें तरंगाग्र कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा द्वितीय तरंग का सिद्धांत के आधार पर बता दे रहा हूं, ठीक है ना। या फिर शॉर्टकट में बता दूं, माध्यम में उपस्थित वे कण, तो शॉर्टकट ही लो, माध्यम में उपस्थित वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं, जो कंपन की समान कला में होते हैं, जो कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते, माध्यम में उपस्थित वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, उन्हें माध्यम में उपस्थित वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माध्यम में उपस्थित वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं उन्हें उनको मिलाने वाली रेखा तरंगाग्र कहलाती, उनको, है ना, कंपन की समान कला में कहते हैं, उनको मिलाने वाला तल, ऐसा लिख दे रहे हैं, उनको मिलाने वाला तल तरंगाग्र कहलाता है, उनको मिलाने वाला तल तरंगाग्र कहलाता है। इतना सिंपल बता दिया आप, ठीक है। उनको मिलाने वाला तल बच्चों क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ये लिखना ज्यादा आसान है, ठीक है। अब तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं सभी को पता है। तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है, एक गोलीय तरंगाग्र होता है, दूसरा समतल तरंगाग्र होता है, मैं लिखूंगा नहीं इनके बारे में, और तीसरा बच्चों बेलनाकार तरंगाग्र होता है ना, बेलनाकार तरंगाग्र होता है। कैसे होता है सभी को पता है। अगर बच्चों कोई बिंदु स्रोत है, इससे प्रकाश स्रोत चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो इससे कौन सा तरंगाग्र बनेगा? ऐसे कोई बल्ब जल रहा है, उससे चारों दिशाओं में प्रकाश माध्यम के कण, ये कंपन की समान कला में, तो ये तरंगाग्र। थोड़ी दूरी पर दूसरा तरंगाग्र, उसके आगे दूसरा तरंगाग्र, फिर उसके आगे ऐसे तरंगाग्र, जुम 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 जुम, ऐसे जुम 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 जुम, तरंगाग्र बढ़ता जाता है, सुप 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 सुप, ऐसे तरंगाग्र के रूप में आगे प्रकाश बढ़ता है। मैं जो बोल रहा हूं वो भी जो यहाँ के आसपास की ध्वनि है ना, जो माध्यम के उपस्थित कण है, मैंने बोला पा, अब पा शब्द जो गया तो उससे तरंगाग्र में कंपन होता, उसने टक्कर मारी अपने पड़ोस वाले को, लो भाई तुम भी लो एनर्जी आई है कहीं से, आनंद सर के मुंह से आई है पा आवाज की, उसने टक्कर मारी, बगल वाले ने कहा भाई थोड़ी सी एनर्जी हमारे पास आई, तुम लो इधर। और ऐसे में जो कण कंपन की समान कला में आ गए, उनको मिलाने वाला एक तल बन गया, उसे हम कहेंगे तरंगाग्र। अब वो तल,
द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह व्यवहार किया, क्योंकि उससे फिर वो एनर्जी आई तो वो भी तो फिर आगे बढ़े, वो भी कंपन में आए, वो अगले वाले कण को टक्कर मारे, उस पर फिर तरंगाग्र बना, फिर आगे बना, फिर ऐसे, 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 आपके पास तक पहुंच गई। ठीक है, बताइए। हाँ, तो ये बच्चों गोली तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र तल के लंबवत होते हैं। इस प्रकार से मान लो कोई हाइड्रोजन लगाए, यहां से प्रकाश जा रहा है इधर सामने की ओर, है ना, तो इनके हर जगह पे हम तल बना सकते हैं ना। कंपन की समान कला में तल फ्रंट ऐसे करके सुक 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 कार से निकलने वाला वही रॉड है। मरकरी जो घरों गांव में जलती है ना, जब कोई फंक्शन वगैरह होती है, लंबी लंबी रॉड रहती है, तो उनसे चारों ओर बनता है, चारों ओर ऐसे, ऊपर नहीं, ऊपर नीचे नहीं, लेकिन बेलनाकार है ना रॉड, तो ऐसे चारों ओर, ऐसे क्या चारों ओर बच्चों, तो ये बेलनाकार तरंगाग्र इनसे बनता है, बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। समझ गए? आइए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करते हैं, जो कि प्रश्न आपके ब्रह्मास्त्र बुक में भी दिया गया है, ब्रह्मास्त्र बुक में भी आपको दिया गया है। तो तैयार हो मेरे साथ ब्रह्मास्त्र बुक का यह प्रश्न करने के लिए? क्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर घुंघरू बाबू झमकौला से ना होई। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत, द्वितीयक तरंग भी लिखा आ सकता है। हाइगेंस के द्वितीयक, द्वितीयक लिख दे क्या? लो लिख देते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के आधार पर नहीं लिखे, आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, इतना लिख देते हैं, परावर्तन की व्याख्या कीजिए। अपवर्तन की भी व्याख्या आएगी तो शायद साथ में जुड़ के आ जाए, तो साथ में लिख सकते हो। परावर्तन की व्याख्या कीजिए। अलग अलग भी प्रश्न पूछा जा सकता है और साथ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मेरे दोस्त घबराना नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कैसी? हाँ, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, बगल से तुम निकल चलो, तुम इधर हटो नहीं। छोड़ के सारे शर्म और लाज, मैंने खूब पढ़ा दिन और रात, फिर भी नाम पड़ गया मेरा घुंघरू बाबू। अच्छा बताइए, आनंद सर, आनंद आ रहा है क्लास में, बहुत अच्छा आनंद आना भी चाहिए, मतलब सीखने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। बोरिंग जैसा नहीं लगना चाहिए ना, मतलब आप कोई चीज़ जब कॉन्फिडेंस होता है तो लिखने में मजा आता है उस चीज़ को, फिर आप ऐसे डिप्रेशन जैसा फील नहीं करते हो। इतना दिन भर पढ़ रहे हो, है ना, दिन भर पढ़ रहे हो, उसमें भी फिर क्लास कर रहे हैं, फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अरे सर जल्दी पढ़ाई, मजा नहीं आ रहा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना क्लास में, वो चीज़ मैं कभी नहीं देखना चाहता। बच्चों कोई भी समतल तरंगाग्र है, ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ का नाम दे देता हूं, पृष्ठ का नाम है जेड डैश। इस पृष्ठ पर कोई समतल तरंगाग्र आपतित होगा, ठीक है, पृष्ठ पर कोई समतल तरंगाग्र आपतित होगा। आइए देखते हैं, आपतित कराते, तिरछा आपतित कराएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चों ये परावर्तक तल है, कैसा तल है ये परावर्तक तल है, ध्यान देना मेरी बात पर। अगर बच्चों इस परावर्तक तल में मैं लंबवत आपतित करा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल लंबवत इस तरंगाग्र आ जाएगा, टकराएगा डिशुम और ऊपर चला जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इसलिए तिरछा आपतित कराएंगे तो परावर्तन की सही व्याख्या हो पाएगी। तो ध्यान देंगे कि मानेंगे कि एक समतल तरंगाग्र बाबू तिरछा आपतित होता है। कैसे आपतित होता है? तिरछा आपतित होता है। बात समझ में आई? ये बच्चों कोई तरंगाग्र है जो तिरछा आपतित, सर ये कैसा तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र। ऐसे हथेली दिख रही है, ये हथेली, अब आपको ये चीज पृष्ठ दिखाई दे रहा है, बोलो ये जो पृष्ठ है, ये अब क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप ना जानो कि ये हथेली है तो यहां नहीं समझ सकते हो यहां क्या भाग होगा, लेकिन ये पता है कि तल है, सरफेस है पूरा, है ना। तो वही चीज है बच्चों, ये जो है ये आपतित हुआ, ये समतल तरंगाग्र है बच्चों, जो पीछे से आ रहा है, ठीक है, यहां भी ध्यान देना। थोड़ा सा मैं यहां पर और भी चेंज करूंगा बच्चों, थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूं। ये परावर्तक तल है जेड डैश, ठीक है। पूरा निकाय मैं इधर ले आता हूं, पूरा निकाय। चलो भाई तुम लोग चलो इधर आओ थोड़ा सा,
थोड़ा सा इधर आ जाओ, क्योंकि चित्र अच्छा बनेगा तो फिर मजा आएगा। बच्चों ये कोई समतल तरंगाग्र है जिसका नाम मैं दे रहा हूं, ये ए और ये बी है, ठीक है। ये समतल तरंगाग्र है, ये जो कि बहुत पीछे से ऐसे चला आ रहा है, यहां भी तो ए बी ही है, बहुत दूर से आ रहा था। समतल तरंगाग्र यहां आकर के परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर तिरछा आपतित हुआ धपाक। लेकिन ये वाला पकड़ा गया, ये वाला सिरा इस पे टकरा गया, ये वाला जब यहां पहुंचेगा, बी वाला यहां पर पहुंचा, तो इसका नाम दे दिए हम ए डैश। क्या नाम दे दिए? ए डैश। और बच्चों ये जब तक यहां तक पहुंचता तो ये वाला इंतजार नहीं करेगा, इंतजार का फल मीठा होता है, ये इंतजार के फालतू आदमी नहीं किसी का इंतजार करेगा। ए भी है, ध्यान से सुनो, ऐसे तिरछा तो ढचाक, तो ये वाला तो यहां पहुंच गया, और ये वाला जब यहां पहुंच रहा है तब तक ये वाला कहेगा भाई इंतजार नहीं करने का, साथ साथ चलने का, साथ निभाना साथिया। ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच, देखो ऐसे है, ठीक है, सही है सर। ये वाला तो पहुंच गया, इस परावर्तक तल पे टकरा गया सर, अभी तो वो तो हवाई में है, जब तक ये ए डैश तक आके टकराएगा तब तक क्या ये यहीं रुका रहेगा? नहीं, ये भी अपनी जगह से चल देता, ऐसे आ जाता। अर्थात बच्चों ये बच्चों होता है परावर्तक तल, यहां से ऐसे। और मैं कह सकता हूं जैसे परावर्तक तल को थोड़ा दूसरे कलर में दे देता हूं, जैसे ये यहां से प्रकार से, ये बच्चों परावर्तक तल है, ए बी आपतित तरंगाग्र, और ये परावर्तक तल से जब टकराया तो ये परावर्तित तरंगाग्र, सॉरी हम परावर्तक तल बोल रहे थे, ये परावर्तित तरंगाग्र। अब यहां से दोनों साथ साथ आगे फिर बढ़े जाएंगे, यहां से बच्चों आगे दोनों साथ साथ ए डैश बी डैश, ये परावर्तित तरंगाग्र फिर आगे चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहां पर आपने एक चीजें नहीं बताई, कुछ चीजें आपने क्लियर ही नहीं की कि सर यहां पर अभिलंब कैसे, सर यहां पर परावर्तन की घटना कैसे हुई, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बाबू हम ना बताएं ये कैसे हो सकता है, हम आपको ना बताएं ये आज तक हुआ है, ध्यान देना, ध्यान से बस देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बाबू एक चीज को गौर करना, अभिलंब से जो ये तरंगाग्र आपतित हुआ है, जो कोण बनाया है उसे क्या कहेंगे? आई। बच्चों ये टोटल तो 90 है ना, इतना टोटल 90, तो ये वाला कोण कितना कहलाएगा? 90 माइनस आई होगा, बोलो हाँ, 90 माइनस आई। बच्चों ये टोटल तो 90 है, अरे अभिलंब से ही ये वाला रेखा पूरी, ये वाली लाइन परावर्तक तल और अभिलंब के बीच ये इधर 90 डिग्री का कोण है ना। तो अगर जब इतना कोण 90 माइनस आई है तो इतना केवल कोण इतना होगा आई, क्योंकि 90 में 90 माइनस आई घटा दो, केवल आई बचेगा, केवल आई बचेगा। सही है सर। वैसे ही कोण इधर बच्चों मान लेते हैं, इधर के कोण भी डिस्कस कर लेते हैं भैया। परावर्तन कोण जो परावर्तित तरंगाग्र गया, ये कोण क्या होगा? आर होगा, है ना। ये क्या कोण होगा? आर होगा। लेकिन बच्चों आपको पता है ये वाली लाइन जो परावर्तित तरंगाग्र है ए डैश बी डैश, वो इस लाइन पर क्या है? अभिलंब है ये, तो ये टोटल तो 90 है, तो इतना कोण क्या होगा? 90 माइनस आर होगा, बोलो हाँ। अगर वो 90 माइनस आर, तो जब ये टोटल 90, ये टोटल 90 है, ग्रीन वाली लाइन से ब्लू वाली लाइन तक ऐसे, इतना टोटल क्या है? 90 है बच्चों, क्या है? 90। तो ये ब्लू लाइन से यहां तक ब्लू लाइन से येलो लाइन के बीच का कोण क्या बनेगा? केवल आर बनेगा, केवल आर बनेगा। यहां भी बच्चों 90 है, यहां भी ये 90 है, इनको ध्यान देते रहना। ये चित्र में कोण आपको मैंने समझा दिया, ये कोण आपको समझा दिया, परावर्तन की व्याख्या। समझ में आया? सर मैं खेत में क्लास कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। माना फलाना धमाका चाहो तो लिख लो, या आपको मैं होमवर्क दे दूं। माना फलाना धमाका में मैं लिख दे रहा हूं, माना और डॉट डॉट कर दे रहा हूं। माना एक परावर्तक तल जेड जेड डैश है, सुन लेना, जेड जेड डैश, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा लिख दो, मेरी पता नहीं क्या आदत है, मैं छापू सुल्तानों के प्यार में इतना खो जाता हूं, ये याद ही नहीं रहता। परावर्तक तल जो है वो जेड जेड डैश है ना, जेड जेड डैश है, मतलब मन ही नहीं करता कि मैं आपको छोड़ दूं कुछ आपके लिए। माना परावर्तक तल जेड जेड डैश है, जिस पर एक समतल तरंगाग्र, जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी, तरंगाग्र क्या है बच्चों? तरंगाग्र, तरंगाग्र, वो भी कौन सा? आपतित, जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है, ठीक है। तरंगाग्र का, अब यहां पर मैं लिख देता हूं, इस बात को नहीं भूल जाओगे, तरंगाग्र ए बी का ए सिरा जितने समय में ए सिरा, जितने ए सिरा, हाँ ठीक है, ये तो तरंगाग्र ए बी का बी सिरा, तरंगाग्र ए बी का बी सिरा जितने समय में, कितने टी मान लेते हैं, जितने समय टी में बी सिरा, जितने समय टी में ए डैश तक पहुंचता है, जितने समय टी में परावर्तक तल, परावर्तक तल ए डैश तक पहुंचता है,
ए डैश तक पहुंचता है उतने समय में तरंगाग्र का सिरा ए तरंगाग्र का सिरा ए परावर्तित होकर बिंदु बी डैश तक पहुंच जाता है। बिंदु बी डैश तक पहुंच जाता है। इंतजार नहीं करते ये लोग एक दूसरे का, पहुंच जाता है। बात समझ में आई? तो अगर मैं चली गई दूरी निकालूं बच्चा पार्टी, अगर मैं चली गई दूरी निकालूं तो मुझसे गुनाह तो नहीं हो जाएगा? चली गई दूरी मतलब ए बी डैश बराबर होगा बी ए डैश, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। बोलो हाँ, चाल गुणे समय। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर में होगा v इंटू टी। यहां पर लिख देंगे जहां v प्रकाश की चाल है, जहां v माध्यम में प्रकाश की चाल है, जहां v माध्यम में, भैया माध्यम कोई भी हो सकता है, प्रकाश की चाल है। माध्यम जल है, कांच है, ठोस है, द्रव है, गैस है, कुछ भी है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये ठीक है। ठीक है, आइए चित्र में बात करते हैं बाबू। चित्र में त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से, देखो ध्यान से, कोण में अगर देखें तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब बटे कर्ण, तो लंब है बी ए डैश बटे ए डैश कर्ण, तो बी ए डैश बटे ए डैश लिख हुआ, और बराबर में भी लिख लेंगे, अभी कुछ मिलेगा बताते हैं। तब तक आओ साइन आर की वैल्यू निकालते हैं। साइन आर ए बी डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से, ध्यान देखना ये आर कोण बन रहा है, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है, समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा के लिए ना, तो लंब है ए बी डैश बटे में कर्ण क्या है ए डैश, तो ए बी डैश बटे में ए डैश। ध्यान से देखो पिछले प्रश्न में भूल न जाना, ए बी डैश बराबर बी ए डैश इज इक्वल टू वी टी, तो यहां पे बी ए डैश बराबर ए बी डैश, सब में क्या वी टी लिखेंगे, वी टी बटे में ये क्या है ए डैश है, और इसमें भी देखिए तो वी टी बटे में क्या है ए डैश है। भैया इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब आइए आपका दिल क्या कह रहा है, आपके मन से क्या आवाज आ रही है, दिल से आवाज नहीं सुनना, मन की आवाज हमेशा ध्यान देना। समीकरण 1 व 2 से हमारा दिमाग ये कहता है कि अगर समीकरण 1 व 2 के LHS बराबर है तो RHS बराबर है तो LHS बराबर होंगे, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर होगा। इसका मतलब साइन कोणांक काट दीजिए, कोण आई बराबर कोण आर होगा। अब बताओ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, तो हो गई ना परावर्तन की व्याख्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या हो गई बच्चों। इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर मैंने परावर्तन की व्याख्या कर दी है। बताओ भाई, मात्र 5 मिनट के भीतर पूरा डेरिवेशन कर दिया। बोलो हाँ, वाह कमाल हो गया सर, शानदार शानदार। तो मेरी टारगेट बोर्ड की आर्मी क्या कहती है, टारगेट बोर्ड आर्मी क्या कहती है, एक नया नाम, टॉपर्स आर्मी टारगेट बोर्ड। टारगेट बोर्ड आर्मी क्या कहती है, टारगेट बोर्ड आर्मी क्या कहती है सर, समझ में आया? अपने मन से बना लोगे, अपने मन से बना लोगे सर, मजा आ गया। तो टारगेट बोर्ड आर्मी, दिल से सल्यूट आपको। पहले तो कि नाम सर शानदार मिला, पता नहीं फ्लो में आप लोगों के लिए निकल आता है, क्या ही करें। इतना आप लोगों के मन में वाल भरा हुआ है, टॉपर आने की जिद जो भरी हुई है, और मेरे अंदर जो टॉपर लाने की जिद भरी हुई है, वो दोनों मिलकर के बहुत खराब बना देंगे इस माहौल को, पूरे यूपी बोर्ड के बिहार के माहौल को खराब कर देंगे पढ़ने के नाम पर, है ना। बताइए क्या बोलती टारगेट बोर्ड आर्मी, क्या बोलती टारगेट बोर्ड आर्मी? चलिए बताइए क्या टारगेट बोर्ड आर्मी का टैग आप लोगों को सही लगा?
या टारगेट बोर्ड आर्मी मतलब हमारे वे बिहार के शानदार बच्चे जो बेहतरीन अंक लाने के लिए दिन प्रतिदिन अपनी माता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये आज जो हम महके महके घूमते हैं, है ना, ये जो आज हम महके महके घूमते हैं, ये हमारे माँ बाप के पसीने की खुशबू है। क्या बात है सर, कोई बोलते ही रहे। चलिए बोल दिया। आप ध्यान से सुन लो। माना परावर्तक तल जेड जेड डैश है जिस पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। इतना मैंने लिखा नहीं, मैंने बोल दिया, हिंट दे रहा था, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, है ना, आपके प्रेम में मैं ऐसे टपक से गिर पड़ा तो मैंने लिख दिया। क्या तरंगाग्र ए बी का बी सिरा, पूरी बातें लिख दी। तरंगाग्र का बच्चों ए बी है, इसका बी सिरा जो देख रहे हो चित्र से, जितने समय टी में परावर्तक तल ए डैश तक ये बी सिरा जितने समय टी को, भाई टाइम लगा होगा ना कुछ इसे यहां तक पहुंचने में, ए डैश तक पहुंचने में समय लगा होगा, टी लगता है, जितना समय लगता है ए डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में तरंगाग्र का सिरा ए परावर्तित होकर बिंदु बी डैश तक पहुंच जाता है। इस तरंगाग्र का सिरा जो ए है उतने ही समय में बी डैश तक यहां तक पहुंच जाता है, यहां तक। ठीक है, तो चाल तो वी है, माध्यम में प्रकाश की चाल नियत होती है, मतलब अगर इस माध्यम में प्रकाश की चाल वी है तो यहाँ वी ही रहेगी। अगर दूसरा माध्यम कोई दूसरी और जल है तो उसमें प्रकाश की चाल जो भी होगी तो फिर वो हमेशा वहीं रहेगी। मतलब जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है तो वो फिक्स है, लेकिन जल में प्रकाश की चाल कुछ दूसरी होती है, जल में प्रकाश की चाल कुछ दूसरी होती है क्योंकि दूसरा माध्यम है, लेकिन फिर माध्यम के भीतर नियत रहेगी, फिर नीचे बदलेगी नहीं ऐसे। लेकिन यहाँ तो परावर्तन है तो यहाँ तो दूसरे माध्यम में जाने नहीं, उसी माध्यम में रहेगा। फिर मैंने कहा कि चली गई दूरी क्या होगी भैया, बी जा रहा है ए डैश तक, ए जा रहा है बी डैश तक, समय समान है, चाल भी दोनों की समान है, तो बी ए डैश बराबर ए बी डैश, चाल गुणे समय जो कि वी इंटू टी है। समझ में आया? समझ में आया? और मेरा आर्मी में सब कुछ हो गया, बस मेरिट लिस्ट में नाम आना बाकी है। बहुत अच्छा, अगर आ जाता है भाई बहुत बहुत बधाइयाँ। कभी पहुंचना हुआ तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे, ठीक है? है ना? तो लगता है बहुत तेज बच्चे आए हैं, ऐसा नहीं है, आप भी तेज ही हैं, सब पढ़ने वाले तेज ही हैं। सर आप बचपन का एक झूठ बताएं, बचपन का एक झूठ कैसे बताएं हम? बचपन का एक झूठ क्या क्या चीज बता दें? चीनी चुरा के खाते थे, ये तो सच्चाई बता दी हो। नहीं, कभी कभी भी मैंने कुछ चुरा के नहीं खाया, ठीक है, ये सच झूठ बताना था ना, ये मैंने बता दिया। अच्छा, और एक झूठ बता दें, और एक झूठ बता दें आप लोगों को बचपन का झूठ, तो ये था कि मैं ठंडी में रोज नहाता था, ठीक है। अब तो सही है ना, सही बोल गए सर। चलो बच्चों, हंसी मजाक हो गया, आ जाइए अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के, चलिए अपनी कॉपी में लिखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर, द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है गुरु जी? क्लियर है? बोलो व्याख्या कीजिए। मैं लिख दे रहा हूं पूरा प्रश्न लिख दे रहा हूं कि प्रश्न बच्चों ये पूछेगा, ठीक है, प्रश्न ये पूछेगा, आप उत्तर क्या दोगे वो आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। तो बाबूजी तैयार हो? हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ऐसा भी आ सकता है, कोई बात नहीं बच्चों, 5 मिनट के भीतर ये डेरिवेशन हो जाएगा आपका, बस ध्यान से देखेंगे। बच्चा पार्टी, ये कोई अपवर्तक तल है, बोलो हाँ। इसमें कोई तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, बोलो हाँ। अरे सर कितना हाँ हाँ बुलवाएंगे। ये तरंगाग्र कोई तिरछा आपतित होता है, ठीक है, तो जो बोलता जाऊं उसे सुनते जाना। ये तरंगाग्र कोई तिरछा आपतित होता है। अब जितने समय में ये तरंगाग्र जो है ना, ये तरंगाग्र तो बहुत दूर से आ रहा होगा, बोलो हाँ सर, तरंगाग्र तो बहुत दूर से आ रहा होगा सर। बच्चों ये तरंगाग्र बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है ये। हाँ बच्चों देखो, ये तरंगाग्र कोई भी है, ए बी, रुक जाओ नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, एक तरंगाग्र ए बी अपवर्तक तल, इधर भी बच्चों एक माध्यम है, एक माध्यम इधर भी, अब पता नहीं कौन है, सगन है विरल, इससे मतलब नहीं है लेकिन। और यहां पर माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ना वो v1 है, मतलब यहां पे जो प्रकाश की चाल है ना इस माध्यम में बच्चों वो v1 है। माध्यम में इसमें चाल जो है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, और इस माध्यम में जो चाल है वो कितनी है, वो v2 है।
चाल जो है बच्चों वो क्या मान लेता हूं, वो v2 है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर। मेरी बात को गौर करते जाना। ये तरंगाग्र ए भी तिरछा आपतित हुआ और इसका बी सिरा जितने समय में यहां तक पहुंचा, यहां कहां तक पहुंचा, इसका नाम दे देते हैं, काहे लिए घबराते हो, ए डैश तक पहुंचा, ए डैश। परावर्तक तल सा कौन है, एक्स एक्स डैश, जेड जेड डैश, जो भी मान लो, जेड डैश, ये अपवर्तक तल है जिसपे तरंगाग्र आपतित हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है, सुम सुम, ये वाला जितने सुम उतनी देर में क्या रुकेगा, ये वाला इंतजार करेगा नहीं, कहेगा मैं भी चलूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, बहुत धोखेबाज आदमी हूं, तुम जब चले जा रहे हो मैं कहां रुकूंगा, ये भी आगे बढ़ जाता है ना, ये अपवर्तित होकर के आगे बढ़ जाता है, ये जितने समय में यहां तक पहुंचा। तो बच्चों होता यह है कि यहां पर हम खींचेंगे क्या, अभिलंब, तब तो डिस्कस कर पाएंगे, अभिलंब खींचे। ठीक है, अब अभिलंब के आधार पर हम बता पाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है ना, प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों। अच्छा, तो जितने समय में ये यहां तक आगे बढ़ता है, ध्यान सुनेंगे बच्चों, ये अपवर्तित होकर के ऐसे, ठीक है, ये अपवर्तित होकर के आगे बढ़ता है, लेकिन किस बिंदु तक, यहां किसी बिंदु तक जाता है। यहां पर मैं बना देता हूं, इस पर लंब होगा बच्चों, देखा लंब होगी, क्योंकि पूरा चित्र बनेगा तभी समझ में आएगा भी। ठीक, आप ध्यान से सुनो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लंब लग रहा है ना, इस पे लंब लग रहा है ना, ठीक है लग रहा है बच्चों, आप ध्यान से सुनो, जितने समय में ये बी ए डैश तक पहुंचता है उतने समय में ए यहां से टकरा करके ये बी डैश तक पहुंच जाता है, कहां तक पहुंच जाता है, बी डैश तक। यहां पर ये दो बिंदु है, ये ए डैश, समझ में आया? सर अपवर्तक कैसे बना सर, समझ में थोड़ा कम आ रहा है बच्चों। यहां पर भी हम क्या कर लेते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं, ये लो अभिलंब खींच लेते हैं, उसी कलर का अभिलंब खींच लिए। अब अभिलंब से डिसाइड कर लेते हैं बच्चों, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब से आपतित किरण, और आपतित किरण का मतलब तरंगाग्र, ये वाला कोण देखना, ये आपतन कोण होगा। मैंने अभी क्या बताया, ये पूरा कोण ऐसे ध्यान से देखो, ये कोण कितना है टोटल, 90 है ना, तो बोलो ये वाला कोण कितना, अगर ये आई है तो ये तो 90 माइनस आई होगा, है ना, तो मतलब ये वाला कोण 90 माइनस आई होगा, गुरु जी, ठीक है। अब देखो ये ग्रीन वाली लाइन से और ये केसरिया लाइन कितना टोटल 90, तो अगर एक कोण 90 माइनस आई हो गया तो फिर बचा कोण 90, वो बचा कोण केवल आई हो गया बचा कोण इतना केवल क्या होगा, केवल आई होगा। ठीक इसी प्रकार, ठीक यही बच्चों ये होता है कि अपवर्तन कोण ये आर है, ठीक है, तो इतना कोण कितना होगा, 90 माइनस आर होगा, कितना होगा, 90 माइनस आर, लेकिन बच्चों ये कोण केवल आर होगा, ये कोण केवल आर होगा। इसमें माध्यम में प्रकाश की चाल v1, इस माध्यम में प्रकाश की चाल v2। सिंपल है भाई, सिंपल है। आ जाइए, चित्र से बता देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। चित्र से, मैं लैंग्वेज आप नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज आप ही लिखेंगे। चित्र से त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश या ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। फिर से ध्यान से सुनिए, ध्यान ना भटके, नहीं पीटे जाओगे, अभी कूट देंगे, सारी मस्ती आप लोगों की दूर हो जाएगी। ध्यान से सुन लो, ए बी ए डैश त्रिभुज ये वाला, और एक त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है, दोनों त्रिभुज में तुलना कर रहे हैं। इसमें कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई बच्चों, लंब हो गई। इस यहां पर समकोण बन रहा है तो समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो लंब बट्टी कर्ण पता है तो भैया हम साइन आई में जाते हैं, किसमें, साइन थीटा में, तो साइन आई, क्योंकि ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये बी ए डैश बराबर में बी ए डैश बटे में कर्ण क्या है, ए डैश, ए डैश। अच्छा, बी ए डैश चली गई दूरी क्या होगी, जितने समय में बी ए डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में ए बी डैश तक पहुंचता है। तो देन हेंस वी हैव बी ए डैश की वैल्यू क्या, चाल गुणे समय के पदों में, तो v1 इंटू टी, यहां पर प्रकाश की चाल v1 और इंटू टी, अभी जैसे निकाले थे वहां vt था, तो बी ए डैश की वैल्यू यहां v1 टी होगी पहले माध्यम के लिए, बटे में बच्चों क्या ए डैश, ये तो समान ही है ना दोनों के लिए। अब त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में आइए, ए बी डैश ए डैश, ए फिर देखो ए बी डैश ए डैश, ज़ूम 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 ज़ूम, इस पे आइए। तो इसके लिए बच्चों साइन कोण देखो कौन है, ये आर, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो बच्चों साइन आर बराबर क्या होगा, इसमें होगा जितने समय में ए डैश है ना, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ए बी डैश बटे में कर्ण क्या है, ए डैश ही है। यहां पर भी ए बी डैश की वैल्यू क्या होगी, v2 टी होगी, क्योंकि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, समय तो वही है, लग रहा है उतने ही समय में पहुंच रही है, बटे में ए। बच्चों ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 को
2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर बच्चों क्या मिलेगा? साइन आई बटे साइन आर। साइन आई की वैल्यू है क्या? V1 टी बटे में ए डैश होल अपान इसकी वैल्यू है V2 टी बटे में ए डैश। आपको पता है ए डैश कट जाएगा, V1 टी बटे में V2 टी मिलेगा, टी से टी भी मर जाएगा, बचेगा केवल क्या? V1 बटे में V2। आपको पता है कि V1 बटे V2 किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल नियत होती है। अगर प्रकाश की चाल पहले माध्यम में V1 है तो वो V1 रहेगी हमेशा, उसी माध्यम V1 ही रहेगी। कहीं भी इसको भेज दो, यहां भेज दो, वहां भेज दो, वहां भेज दो, वहां भेज दो, वहां भेज दो, V1 ही रहेगी। दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश की चाल V2 है, जल है, तो जल जितने भी माध्यम में फैला होगा जल, सभी की चाल वहां पर V2 ही रहेगी, उसकी तो चाल नियत होती है। अर्थात इसका अनुपात बच्चों क्या होगा? एक नियतांक होगा, जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कह सकते हैं, अपवर्तनांक कह सकते हैं, 1 and 2। ठीक है बच्चों, यहां पर ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। बोलो, समझ में आया? सर आप भाषा बोल दीजिए, भाषा बोल देना है, बोल देना है कि माना एक अपवर्तक तल जेड जेड डैश है जिस पर एक तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। समतल तरंगाग्र ए बी का बी सिरा जितने समय टी में V1 चाल से ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय टी में तरंगाग्र ए बी का ए सिरा अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में V2 चाल से टी समय में बिंदु बी डैश तक पहुंचता है। खत्म। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस चीज को पूरा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपके प्रवर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पूरी हो गई है। मैं नवरात्रि में मांग लूंगा, शिवरात्रि में मांग लूंगा आपको। ठीक है, हम तो वैसे भी आप लोग के लिए ही हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, सबका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, सबका अच्छा मार्क्स आएगा, बस चिंता छोड़ दो। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना करके मैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा पार्टी, जय हिंद।